हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो अब हम क्या करेंगे, अपना जो बेसिक प्रिंसिपल चैप्टर है उसको हम आगे मूव करेंगे। तो नेक्स्ट आज का वीडियो में हम जो टर्म्स है बेसिक वो हम पूरा क्लियर करने वाले हैं। तो उसमें देखिए पहले का टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब कोवैलेंट बॉन्ड दो तरीके से ब्रेक होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। होमोलाइटिक क्लीवेज और दूसरा है हेटेरोलाइटिक क्लीवेज। होमोलाइटिक, होमो मतलब सेम, हेटेरो मतलब डिफरेंट। अब इसको एक एक टर्म हम क्लियर करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। तो होमोलाइटिक फिजन में क्या होगा पहले हम बात करते हैं, ठीक है। कल का वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, और आज का वीडियो बताइए कैसे लगेगा, ठीक है ना। बहुत अच्छी तरह से मैंने एक्सप्लेन किया था कल के वीडियो में भी। और जो भी स्टूडेंट्स अगर हमारे चैनल में नए आते तो उसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर किया करो, और पूरा वीडियो देखो, क्योंकि पूरा वीडियो जब तक नहीं देखेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड, ये दो तरीके से होता है। पहला मैंने क्या बोला, होमोलाइटिक फिजन, और दूसरा हेटेरोलाइटिक बोल रहे हैं हम लोग, हेटेरोलाइटिक। तो पहले हम डिस्कस करते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज, मतलब क्लीवेज को फिजन बोलते हैं, फिजन भी बोल सकते हैं, इसको याद रखना है, फिजन वर्ड से बोल सकता है ये होमोलाइटिक फिजन, या फिर इसको होमोलाइसिस, इसको अभी हम और एक का शॉर्ट वर्ड देंगे, होमोलाइसिस बोल सकते हैं शॉर्ट में, होमोलाइसिस, ओके। तो ये होता है सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे अब हमने मान लीजिए एग्जांपल लिया, देखो CH3, सब कुछ इसमें समझेंगे हम लोग, CH3 देखो। तो इसमें जो पार्टिसिपेटिंग एटम्स होते हैं उनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो सेम होगी दोनों की, ठीक है। अब यहाँ पे वो किसके प्रेजेंस में होगा, किसके प्रेजेंस में हम करेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे, देखो एक तो सनलाइट लेंगे, दूसरा हम ले सकते हैं यूवी लाइट, ठीक है ना, यूवी लाइट भी ले सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो फिर हम इसको पेरोक्साइड के प्रेजेंस में कर सकते हैं, पेरोक्साइड, या फिर उसको हीटिंग करके भी कर सकते हैं उसको, देख लो। इतनी कंडीशन आपको याद रखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो अब इसमें देखो, इस बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, दूसरा इस कार्बन का, म्यूचुअल शेयरिंग से पहले बना होगा ना ये बॉन्ड। तो अब देखो इनमें होमोलाइसिस हो रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, देखो इसको सिंगल इलेक्ट्रॉन को फिश हुक से बताना है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम किससे बताएंगे, फिश हुक एरो से बताएंगे, और दो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बताएंगे कर्व्ड एरो से। ये जरा बेसिक याद रखिए। तो यहाँ सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए ये सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम फिश हुक से बता देखो, ऐसा आ गया। तो यहाँ बनेगा आपका फ्री रेडिकल्स बनने वाले हैं, क्या बनेंगे, फ्री रेडिकल्स। तो दो मिथाइल फ्री रेडिकल बन गए। तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट, देखो इसका सिमेट्रिकल ब्रेकिंग हुआ, सेम ब्रेकिंग हुआ, तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड टू फॉर्म क्या, फ्री रेडिकल्स। अब यहाँ पे मिथाइल फ्री रेडिकल बने, क्लोरीन फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, कुछ भी बना सकते, लेकिन सेम रखना है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है ना। ये क्लियर हो आपका। किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सॉल्वेंट आपको याद रखना, कौन सा सॉल्वेंट यूज करेंगे यहाँ पे हम यूज करते हैं नॉन पोलार सॉल्वेंट। क्या यूज करते हैं यहाँ पे, नॉन पोलार सॉल्वेंट यूज करेंगे, नॉन पोलार सॉल्वेंट, ठीक है। ये सब सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। तो आपका डेफिनेशन समझ में आ गया, व्हाट इज होमोलाइसिस या होमोलाइटिक क्लीवेज या फिर फिजन। तो उसको क्या बोलना है, द सिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड टू फॉर्म फ्री रेडिकल, उसको हम बोलेंगे होमोलाइसिस। और किसके प्रेजेंस में हो रहा है, सनलाइट के प्रेजेंस में होगा, या फिर यूवी लाइट के प्रेजेंस में होगा, या फिर पेरोक्साइड, या फिर बाय हीटिंग। और सॉल्वेंट कौन सा यूज करते हैं इसके अंदर, नॉन पोलर सॉल्वेंट आपको यहां पर यूज करना है। क्या यूज करना है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, देख लीजिए आएगा आपको, कोई कंफ्यूजन। ये हो गया आपका होमोलाइसिस, इतना पॉइंट इसके अंदर आपको याद रखना है, क्लियर हो गया, ठीक है। अब होमोलाइसिस से क्या बन रहा है आपका, फ्री रेडिकल। तो मैं अभी यहां फ्री रेडिकल यहीं पे एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो होमोलाइटिक क्लीवेज से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, फ्री रेडिकल्स। तो हम उसको यहीं पे कर देते हैं। ये सब पॉइंट्स याद रखिए, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, आप कोई भी एग्जांपल यहां पे ले सकते हो। तो होमोलाइटिक क्लीवेज या होमोलाइटिक फिजन से क्या फॉर्म हो रहा है, क्या हो रहा है, फ्री रेडिकल। अब हम फ्री रेडिकल का फुल इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं, ओके। ये देखिए अभी फ्री रेडिकल्स, अब ये चैप्टर आपका एंडिंग पे आ चुका है। फ्री रेडिकल्स क्या होता है, ये किससे बन रहा है, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम, किससे बन रहा है बताइए, किससे बन रहा है, होमोलाइसिस, ठीक है ना। तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय होमोलाइसिस। तो आपको पहला पॉइंट वो लिख सकते हो किससे ऑब्टेन हो रहा है, तो इट इज ऑब्टेन्ड बाय होमोलाइसिस। ये क्लियर हो गया, मतलब ये तो प्रोसेस है, कभी कभी पूछ लेते हो
ठीक है, तो आपको वो याद रखना पड़ेगा, होमोलाइसिस प्रोसेस ये बन रहा है, ठीक है, या होमोलाइटिक क्लीवेज, होमोलाइटिक फिजन, कुछ भी बोल सकते हो, ये पॉइंट आपको इसमें याद रखना है। अच्छा, अब इसके आपको पॉइंट याद रखना है, फ्री रेडिकल क्या है, व्हाट इज फ्री रेडिकल। तो जैसे मैंने अभी एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, देख लीजिए, यहाँ पे H लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा मैंने H, ठीक है ना, यहाँ पे लिखा मैंने H, ये देखो डॉट बनाया है, देखो ये मिथाइल फ्री रेडिकल बनाया है, क्या बनाया मैंने यहाँ पर, मिथाइल फ्री रेडिकल बनाया है मैंने, मिथाइल फ्री रेडिकल। ओके, अब जरा समझ लीजिए फ्री रेडिकल का मतलब क्या होता है। देखो इसमें कोई चार्ज दिख रहा है कि आपको, नहीं है, तो मतलब इट इज चार्जलेस स्पेस, मतलब इट इज न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल स्पीसीज कंटेनिंग ऑड इलेक्ट्रॉन, मतलब इसमें होता है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं इसको, न्यूट्रल स्पीसीज है ये। तो आपको अब ये पॉइंट आपको याद रखना है, इट इज न्यूट्रल स्पीसीज याद रखना है, इट इज न्यूट्रल, न्यूट्रल स्पीसीज containing सिंगल इलेक्ट्रॉन होता है इसमें। अब हम बात करते हैं इसमें जो कार्बन यूज करेंगे, पहला पॉइंट देखिए, कार्बन जो यूज करेंगे उसका मतलब ये तो डेफिनेशन बना लिया। अब इसमें कार्बन है, उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या होगा, यहां भी लिख सकते हैं हम लोग, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक है। अब इसका बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 डिग्री, इसका शेप, ज्योमेट्रिकल शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, ये पॉइंट याद रखना है। इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हाईली रिएक्टिव, ये सारे पॉइंट याद रखना है। तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है इसका, तो और कितने इलेक्ट्रॉन इसके आउटर शेल में, 2, 2, 4, 2, 6 और 1, 7, ठीक है ना, ऐसा है। तो ये पॉइंट्स याद रखना। और 8 से कम है उसलिए इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेविस इसको एसिड बोल सकते हैं आप उसको, ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल जैसा बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव कर रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। पहले आपको क्या याद रखना है कि इसमें जो कार्बन है इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, ठीक है, जो कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है यहाँ पर sp2 हाइब्रिडाइज है। उसके बाद फिर आपको याद रखना है यहाँ पर इसका बॉन्ड एंगल कितना है इसका, तो बॉन्ड एंगल आप याद कर लीजिए, इसका बॉन्ड एंगल जो होता है वो होता है 120 डिग्री, ये आपको याद रखना है। ओके, फिर आपको यहाँ पर याद रखना है नेक्स्ट, अब यहाँ पर कि इसका ज्योमेट्रिकल शेप क्या है, तो ट्राइगोनल, तो आपको ट्राइगोनल याद रखना है, ट्राइगोनल प्लेनर, तो इसको शॉर्ट में क्या सभी लोग प्लेनर ही बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर, ये इसका ज्योमेट्रिकल शेप हो गया, बराबर है कि नहीं, देख लीजिए। उसके बाद फिर और क्या दिख रहा है इसका आपको, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसको हम कहते हैं, इसके आउटर शेल कितने 7 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम बोल सकते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हैं, 7 को क्या हो सकते हैं, ऑड। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, ठीक है। उसके फिर और क्या समझ में आ रहा है आपको, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको चाहो तो आप लेविस एसिड बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ठीक है ना। इट एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं आप चाहो तो। ऐसा इलेक्ट्रोफाइल के लिए कैसा होना चाहिए, ऐसा इलेक्ट्रोफाइल बोलना उतना गलत सही नहीं दिख रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है, एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि डेफिशिएंट है, तो ठीक है, इलेक्ट्रोफाइल नहीं लेते लेविस। हाँ, इसको ये एग्जिस्ट करता है ट्रांजिटरी, तो इट हैज़ ट्रांजिटरी, ऐसे लिखता है, इट हैज़ ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस, ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस मतलब होता है शॉर्ट लिव्ड, उसका मतलब क्या होता है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, बहुत कम टाइम के लिए बनते हैं ये, शॉर्ट लिव्ड। इसको ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर भी होते हैं, कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक इन नेचर, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। पैरामैग्नेटिक का मतलब होता है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, क्या होता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, सिंगल इलेक्ट्रॉन, वही या 1 इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं, सबसे अच्छा वर्ड है 1 इलेक्ट्रॉन डाल दो, 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, ठीक है ना, क्या होता है 1 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, उसको बोलते हैं क्या, पैरामैग्नेटिक। तो ये ऐसे कुछ इसके पॉइंट्स आपको याद रखना है, हो जाएगा क्या। अब इसकी स्टेबिलिटी याद रखना है कि फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी जो होती है ना, वो आपको याद रखना है, स्टेबिलिटी वो क्या रहेगी आपकी, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और वो जाता है आपका मिथाइल फ्री रेडिकल तक जाएगा, ठीक है, बनेगा, ऐसा आपको याद रखना है। तो ये कुछ ऐसे ये पॉइंट्स, ये एमसीक्यूज के सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे कवर कर दिए, देख लो, बन जाएगा, देख लीजिए, आ जाएगा। तो ये
किससे बन रहा है आपका फ्री रेडिकल? होमोलाइसिस प्रोसेस से बन रहा है। और व्हाट इज फ्री रेडिकल? तो इट इज याद रखना है न्यूट्रल स्पीसीज कंटेनिंग ऑड इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, जो बोलना है बोल सकते हो। और इसका कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट है sp2, इसका ज्योमेट्रिकल शेप है ट्राइगोनल प्लेनर शेप है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, इसके आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये लेविस एसिड जैसा बिहेव कर सकता है, ट्रांजिटरी एग्जिस्टेंस है, शॉर्टली जिसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक है, और ये हाईली रिएक्टिव है और उसका ऑर्डर हाईली रिएक्टिव बोलते हैं इसको। ये इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट स्पीसीज। फ्री रेडिकल क्या होता है? इंटरमीडिएट स्पीसीज बोला जाता है इसको, रिएक्टिव इंटरमीडिएट, ठीक है ना। तो ये किससे बन रहा है? होमोलाइसिस। तो मेरे ख्याल से अब ये पॉइंट क्लियर है आपका, कोई ज़्यादा नहीं, बिल्कुल सिंपल चीज़ है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब आपका चैप्टर थोड़ा ही रह गया है, अब देखते हैं आज के लेक्चर में कितना कवर होता है। इसके बाद एक ही लेक्चर और लगेगा, ज़्यादा एक लेक्चर और लगेगा, बस खत्म होने वाला है, ठीक है। अब हम देखते हैं सेकंड, क्या होमोलाइसिस हो गया, मतलब होमोलाइटिक फिजन कवर कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज बोलेंगे इसको, या फिर हम इसको बोलेंगे क्या? फिजन बोलते हैं, फिजन, ब्रेकिंग, रैप्चर, बहुत सारे वर्ड है उसके लिए। तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज या फिर फिजन, जिसको हम और एक शॉर्ट वर्ड दे सकते हैं यहाँ पर हेटेरोलाइसिस। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? हेटेरोलाइसिस, ठीक है ना। तो ये होता है अभी अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड को हम बोलेंगे हेटेरोलाइसिस। जैसे अब हमने यहाँ पे लिया, देखो यहाँ पे लिया हमने CH3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसका हम हेटेरोलाइसिस करेंगे तो किसके प्रेजेंस में करते हैं? कभी इसको ले सकते हैं एसिड बेस के प्रेजेंस में कर सकते हैं, इसको एसिड और बेस के प्रेजेंस में कर सकते हैं। और एक बात याद रखना है, सॉल्वेंट कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे? सॉल्वेंट यहाँ पे करेंगे यूज हम लोग पोलार सॉल्वेंट मतलब वाटर यूज करना है। नॉन पोलर में बेंजीन ले सकते हैं, इसके पहले में बेंजीन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यहाँ पे आपका इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा? देखो कार्बन और क्लोरीन का अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करते हैं, दोनों की डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो होमोलाइसिस में सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, इसके अंदर डिफरेंट होगा। और जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच के ले जाएगा अपनी तरफ। ये देखो दोनों इलेक्ट्रॉन को ले गया वो। तो अब देखो यहाँ पे CH3 ग्रुप पे आ जाएगा प्लस चार्ज और Cl पे आ गया माइनस चार्ज, मतलब कि यहाँ पर हो गया मिथाइल कार्बोकेटाइन, मतलब कैटाइन और अनाइन, मतलब आयोनिक स्पीसीज बन रही है, मिथाइल कार्बोकेटाइन, ये ऐसा रहेगा। और यहाँ पे बना आपका क्लोराइड आयन, ये अनाइन बनेगा। कैटाइन अनाइन मतलब आयोनिक स्पीसीज बनेगी इसके अंदर। क्या बनेगी? आयोनिक स्पीसीज। देखो तो अब हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? इट इज अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग, दो इट इज अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड टू फॉर्म कैटाइन एंड अनाइन, मींस आयोनिक स्पीसीज बनती है यहाँ पर। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होगा वो दोनों इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा अपनी तरफ। जैसे अभी क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया, ठीक है। अब इस हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से आपका कार्बोकेटाइन भी बन रहा है और कार्ब अनाइन बन सकता है। देखो अब ये हो गया कार्बोकेटाइन का, अब कार्ब अनाइन का बताता हूं। तो जैसे आप देखो दूसरा एग्जांपल CH3Mg, ठीक है ना, Cl। अब देखो कैसे होगा, तो मैग्नीशियम से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव अब कार्बन है, क्योंकि नॉन मेटल से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इसलिए दोनों इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ये कार्बन। तो कार्बन पे आ गया यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गया है, और Mg और Cl, तो Mg पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, कैटाइन अनाइन। तो यहाँ बन गया आपका मिथाइल कार्बोनाइन। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बोनाइन कैसे फॉर्म हुआ। तो आप बोलेंगे हेटेरोलाइसिस, ठीक है। उस तरह की कंडीशन पूछेगा, तो कंडीशन याद रखना है कि जो कार्बन होगा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर स्पीसीज, और यहाँ पे कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर स्पीसीज। याद रखना यहाँ पे लेस कार्बोकेटाइन के लिए कार्बन जो होगा वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और कार्बोनाइन के लिए वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। हो गया, ये आपको याद रखना। ये हो गया कि आपको हेटेरोलाइसिस। इसे अभी आपको कार्बोकेटाइन और कार्बोनाइन के बारे में हमको पढ़ना पड़ेगा अभी यहाँ पर, ठीक है। चलिए, हो गया, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अनसिमेट्रिकल ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, उससे क्या बनेगा आपका कैटाइन अनाइन, मतलब आयोनिक स्पीसीज बनने वाली है, ठीक है। अब इसमें क्या प्रोड्यूस हो रहा है? कार्बोकेटाइन एंड कार्बोनाइन, ठीक है ना, कार्बोकेटाइन एंड कार्ब अनाइन। तो अभी हम सबसे पहले देखते हैं कार्बोकेटाइन, देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे देखेंगे कार्बोकेटाइन, जिसको हम और एक नाम देते हैं कार्बोनियम आयन भी बोल देते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कार्बोनियम आयन,
और ये किससे बन रहा है अभी बताया था मैंने, किससे बना था, हेटेरोलाइटिक फिजन से बन रहा है ये आपको याद रखिए, लिखूंगा नहीं मैं इसको, हेटेरोलाइटिक फिजन से बनेगा या हेटेरोलाइटिक क्लीवेज से बन रहा है। तो अब देखो कार्बोकेटाइन होता क्या, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, देख लीजिए। अब इस पे प्लस चार्ज है, कार्बोकेटाइन ये है द स्पीसीज इन विच कार्बन कैरीज पॉजिटिव चार्ज। तो हम लोग यहाँ पे इसकी डेफिनेशन क्या हो रही, द स्पीसीज इन विच कार्बन कैरीज, ठीक है ना, इन विच कार्बन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, कार्बन कैरीज पॉजिटिव चार्ज, उसको हम क्या बोल रहे हैं, कार्बोकेटाइन। ठीक है, अब इसका हम पॉइंट देखते हैं। सबसे पहले देखो इसमें जो कार्बन है उसका हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है, कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट यहाँ पर है sp2 है, यहाँ पर भी इसका हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है, sp2। सेम अब sp2 आ गया तो इसका बॉन्ड एंगल 120 डिग्री आएगा, ज्योमेट्रिकल शेप ट्राइगोनल प्लेनर ही रहेगा इसका, ठीक है ना। और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। मतलब इसका अगर मैं लिखता हूँ बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल अगर लिखा है तो बॉन्ड एंगल आपके सामने है 120 डिग्री होगा। और इसका ज्योमेट्रिकल शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, या शॉर्ट में प्लेनर भी बोल देते हैं इसको, ठीक है ना। उसके बाद फिर देखिए जरा यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आउटर शेल है इसके, 6 इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल, कितने, 6 हैं। उसके बाद फिर आपको याद रखना है अभी 6 है मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ऑब्वियसली अब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये आपका लेविस एसिड ही होगा। और ये यहाँ पर प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना, एक्ट एज, यहाँ लिख देता हूँ, एक्ट्स एज इलेक्ट्रोफाइल, तो इसको E+ लिखते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का लिखते हैं E+। ओके, शॉर्ट में लिख रहे हैं, मेन अब ऐसे पढ़ा जाता है MCQs के लिए, इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। उसके बाद फिर अभी ये हो गया। अब इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या आएगा, इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर, यस क्या होगा, टर्शरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन, अप टू मिथाइल कार्बोकेटाइन तक रहेगा। जितने ज्यादा कार्बन मतलब स्टेरिक इंडेक्स रहेगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। टर्शरी में 2 दिया समझ आपको, एक टर्शरी ब्यूटाइल एक टर्शरी पेंटाइल, तो टर्शरी पेंटाइल ज्यादा स्टेबल होगा। वो सोचना है, हो सकता है वो चारों टर्शरी दे दे तो जिसमें सबसे ज्यादा कार्बन वो स्टेबल, सेकेंडरी में देखना है किसमें कार्बन ज्यादा वो रहेगा, प्राइमरी में देखना किसमें कार्बन ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने मिथाइल तक लिखा है, इसके लिखने से क्या होता है आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, समझ आ जाता है आपको, इस ऑर्डर में डिक्रीज होगा आपका स्टेबिलिटी। ओके, तो ये हो गया आपका कार्बोकेटाइन, देखिए कितना जल्दी हो रहा है, देखो फटाफट जा रहा है इसके अंदर, ठीक है ना। और इसके अंदर इसमें जो p ऑर्बिटल होता है वो वैकेंट होता है, और फ्री रेडिकल में उस p ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन, वो बनाई नहीं मैंने यहाँ पर, जैसे अब इसका बना सकते हैं हम लोग, जैसे ये ऑर्बिटल बनाया मैंने, ये देखो ऑर्बिटल डायग्राम देख लीजिए ऐसा। तो अब यहाँ पे H है, यहाँ पर H है, यहाँ पर H है, तो p ऑर्बिटल यहाँ पर एम्प्टी है, खाली है यहाँ पर एम्प्टी, तो p ऑर्बिटल कैसे है यहाँ पे एम्प्टी, p एम्प्टी ऑर्बिटल है। लेकिन फ्री रेडिकल में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा इसके अंदर, ठीक है ना, हो गया, समझ आएगा। तो ये इसका टॉप व्यू ऐसे बोलते हैं, इसको ऑर्बिटल डायग्राम बोलते हैं। तो ये एम्प्टी रहेगा, लेकिन फ्री रेडिकल मैंने लिखा नहीं वहाँ पर, अब यहाँ बता रहा हूँ क्योंकि दोनों का कंपैरिजन कर रहा हूँ। तो उसमें p ऑर्बिटल ऑड इलेक्ट्रॉन, वहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, कितना रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन ऑड इलेक्ट्रॉन, किसमें, फ्री रेडिकल में, इसमें नहीं रहेगा, इसमें वैकेंट है, एम्प्टी p ऑर्बिटल, एम्प्टी p ऑर्बिटल लिख दिया, हो गया। दोनों का कंपैरिजन, कोई ज़्यादा नहीं, या याद रख सकते हैं, ठीक है ना, हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कार्बन आयन, देखते हैं अभी। देखिए कितने मजेदार है, छोटे छोटे टर्म है, याद करना है बस, हो गया। ओके, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, अब देखते हैं नेक्स्ट, अब कार्बन आयन देखते हैं, कार्ब अनायन, ओके, कार्ब अनायन, ठीक है ना। तो अभी ये चैप्टर पूरा तैयार कर, जैसे चैप्टर हो गया, अभी देखते हैं, मेरे को और एक आज का देखता हूँ कितना भी मैं कवर कर लेता हूँ, तो थोड़ा बहुत रहेगा, या देखता हूँ हो गया तो पूरा ही कवर कर दूंगा, ठीक है ना। तो पूरा हो गया तो फिर आपको इसको रेडी कर लीजिए, फिर हम इसके MCQs पे पूरा एक मैं आपको वीडियो बनाऊंगा, 50 MCQs ले लूँगा, इंपॉर्टेंट MCQs निकल के, तो प्रैक्टिस करेंगे कुछ, ठीक है ना। चलिए अब कार्बन आयन मतलब क्या होंगे, द स्पीसीज इन विच कार्बन कैरीज नेगेटिव चार्ज, जैसे मैंने यहाँ बनाया
देखो अब ये H है, यहाँ पर ये H है, यहाँ पर H है। नेगेटिव चार्ज का मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब कितने हो गए? 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8। तो 8 हो गया तो मतलब इसका हाइब्रिडेशन स्टेट हो जाएगा sp3। ठीक है ना। अब इसकी ज्योमेट्रिकल शेप, अब इसका तो हम लिखेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन इसको सही लिखना चाहिए डिस्टॉर्टेड। अगर 2 हो गया तो ऐसे तो एक ही रहेगा, तो ट्राइगोनल प्लेनर चल जाएगा। सॉरी, टेट्राहेड्रल आएगा इसका, टेट्राहेड्रल आएगा इसका। तो लेकिन अगर 2 रहेंगे तो फिर तो एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वो डिस्टॉर्टेड ज्योमेट्री लिखते हैं, उसको डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लिखते हैं। लेकिन इस एग्जाम्पल के लिए अगर हम यही पर्टिकुलर या तो फिर ट्राइगोनल प्लेनर लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? द स्पीसीज इन विच कार्बन कैरीज, कार्बन कौन सा चार्ज है? कार्बन कैरीज नेगेटिव चार्ज, उसको हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव चार्ज। उसको हम क्या बोलने वाले हैं? कार्बनाइन बोलेंगे। कार्बन पे नेगेटिव, नाम से मालूम चल रहा है। ठीक है। अब इसका हाइब्रिडेशन स्टेट क्या है? इसका कार्बन का हाइब्रिडेशन स्टेट होता है इसके अंदर sp3। ठीक है ना। दूसरा हम यहाँ लिखते हैं इसका, अब हम ये लिखेंगे ट्राइगोनल प्लेन लिखेंगे, इसका हम बॉन्ड एंगल नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना। जो इसका लिखेंगे तो अगर एक लोन पेयर हो तो क्या लिखेंगे? इसका हम लिख सकते हैं एक का हम क्या लिखेंगे? एक का पिरामिडल शेप लिखना पड़ेगा इसका, क्योंकि अमोनिया के जैसा है। तो पिरामिडल शेप, क्या लिखें इसका? पिरामिडल शेप हो जाएगा इसका। ठीक है ना। अच्छा, अब देखना, और लेकिन लिखते हैं इसका क्या? डिस्टॉर्टेड, क्योंकि हम एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल चेंज करते हैं। तो हम एक और नाम लिख सकते हैं, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लिखना पड़ेगा, क्योंकि लोन पेयर के कारण एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल उसका शेप, ज्योमेट्रिकल शेप चेंज होगा। ठीक है। अब उसके बाद फिर हम यहाँ पे देखते हैं अभी नेक्स्ट, इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। मतलब ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इसका मतलब आपका भी ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन रिच है तो क्या हो जाएगा ये? इसको बोलेंगे लेविस बेस बोलेंगे। इसको मैं बोल सकता हूँ एक्ट्स एज न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल को हम ऐसे लिख सकते हैं Nu माइनस चार्ज। ओके। फिर और क्या बता सकते हैं? इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर जो रहेगा ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर ये याद रखना है। स्टेबिलिटी ऑर्डर जो है इसका, वो कैसा है अभी? वो इसका स्टेबिलिटी ऑर्डर है यहाँ पर प्राइमरी, मतलब मिथाइल से स्टार्ट करेंगे, मिथाइल कार्बनाइन से स्टार्ट करें। मिथाइल, फिर जाएगा इसमें प्राइमरी, फिर जाएगा सेकेंडरी, फिर जाएगा टर्शियरी। इसमें कम कार्बन होने चाहिए, ऐसा इसलिए वहीं से स्टार्ट किया मैंने। देख लीजिए, आ रही बात समझ आपको? कम कार्बन होने चाहिए। देख लीजिए, बन जाएगा। कोई कंफ्यूजन है जरा देख लीजिए। डिस्टॉर्टेड बोलेंगे, बाकी सारे पॉइंट, इतने पॉइंट आपको याद रखना है। अब बोलेगा कि डायमैग्नेटिक की पैरामैग्नेटिक, आओ पूरा पेड है तो इसलिए इसको बोलेंगे क्या? डायमैग्नेटिक बोलना पड़ेगा। 2 इलेक्ट्रॉन, अगर आउटर शेल 2 इलेक्ट्रॉन है एक ही ऑर्डर, तो क्या बोले? इसको डायमैग्नेटिक बोल सकते हैं आप, ऐसा पूछ सकता है वो। ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको और क्या पूछा जा सकता है इसमें? हाँ, अभी 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, तो उसका हम साइड व्यू बना लेते हैं। ऐसा देखो, ये ऐसा। तो अब 2 इलेक्ट्रॉन इस p ऑर्बिटल में है। क्या है? p ऑर्बिटल में रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल। 2 इस का हाइड्रोजन कार्बन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है ना, ये ऐसा परपेंडिकुलर होता है। देख लीजिए, मेरे ख्याल से पूरा पॉइंट्स क्लियर है। चलिए अब हम आगे मूव करते हैं। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। अब देखते हैं, तो ये हो गया आपका टाइप्स ऑफ क्लीवेज इन कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ रिएजेंट। अब इंपॉर्टेंट टर्म आ रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल आएंगे अभी। ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। टाइप्स ऑफ रिएजेंट, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स। तो टाइप्स ऑफ रिएजेंट 2 टाइप के होते हैं यहाँ पर। फर्स्ट हम लेते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल्स, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, ऐसे हो सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, और इसको हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स।
इलेक्ट्रोफाइल्स। और दूसरा हमको क्या पढ़ना है, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट या फिर न्यूक्लियोफाइल्स। ठीक है ना, एक एक चीज देखते हैं अभी, एक एक टर्म क्लियर करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या इलेक्ट्रोफाइल्स। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल्स किसको बोलना चाहिए, ये इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन, फिलिक मतलब लविंग, इलेक्ट्रॉन लविंग, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अटैक करने वाली स्पीसीज को बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स। उसको E+ से शो करेंगे, देख लीजिए, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट E+, ठीक है ना। मतलब हम क्या लेंगे, अब ये इस पे प्लस है मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया ये, तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट या इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है ना, ये समझ आ गया, इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन पे अटैक करने वाली स्पीसीज। तो अब देखो इसकी डेफिनेशन हम शॉर्ट में क्या बना सकते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ऐसा बोल सकते हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, है ना शॉर्ट में। एंड डेफिशिएंट तो ऑब्वियसली आपको अगर एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को, वो है कि नहीं, तो शॉर्ट में लिखा मैंने, तो दे आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर सबस्ट्रेट, उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट बोल सकते हैं। अब उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो देखो, तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय E+ से कर सकते हैं, ये पहला पॉइंट याद रखना है, दे आर रिप्रेजेंट E+। इसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इसको लेविस एसिड या लुईस एसिड या फिर लुईस बेस क्या बोल सकते हैं, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, दे आर लुईस एसिड्स बोल सकते हैं इसको। और ये कहां पे अटैक करेगा, दे अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, कहां पे अटैक करेगा, तो दे आर अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर पे करेगा वो अटैक, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर के ऊपर, जैसे आपका इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है ना, नेगेटिव चार्जेस पर। और क्या हो सकता है, क्लियर रहा ये पॉइंट्स सारे, कोई कंफ्यूजन है। अब देखो, अब हमको इसके एग्जांपल्स परफेक्ट होना चाहिए। इसके ये दो टाइप के हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। ये क्लियर हुआ आपका, देख लीजिए। तो हम देखते हैं सबसे पहले पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स, ये यहीं लिख दूं क्या, फोर्थ, देखो, दे आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होंगे। पहला लिखते हैं यहाँ पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स, क्या बोलेंगे यहाँ पर, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल्स मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज पे लेना, जैसे कि H+, C+, ठीक है ना, उसके बाद फिर Cl+, Br+, ठीक है ना, जितने प्लस वाले चार्ज वाले सारे लेना आपको, ठीक है ना, यार एक्सेट्रा करता, ये जो काम के सब लिख दिए, NO2+ ले लो आप, ये सारे क्या हो जाएंगे आपके इलेक्ट्रोफाइल्स, मतलब पॉजिटिव चार्ज। सिर्फ वाले पॉजिटिव चार्ज मत लेना जिसका ऑक्टेट कंप्लीट, जैसे मैंने बोला कि अमोनियम आयन, देखो अमोनियम आयन पे प्लस चार्ज है लेकिन इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो ना कितने 4 हाइड्रोजन है ना, देखो 1 2 3 4, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 2 2 2 4 2 6 2 8 कंप्लीट है। सोडियम आयन मत लेना, क्योंकि सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस लिख के देख लीजिए 2 8 आएगा। ऐसे वाले इलेक्ट्रोफाइल नहीं होंगे जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इनके लिखे तो इनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो हाइड्रोजन आयन मतलब प्रोटॉन, कार्बोकेटाइन, क्लोरोनियम आयन, ब्रोमोनियम आयन, नाइट्रोनियम आयन, ये सब क्या है इलेक्ट्रोफाइल से सारे, ठीक है ना। पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहा हूं मैं, ऐसे पॉजिटिव चार्ज मत लेना जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, फिर वो इलेक्ट्रॉन चार्ज तो है प्लस, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन रखने के लिए जगह नहीं उनके पास, जैसे सोडियम आयन, ये बोला हाइड्रोनियम आयन लिया आपने से H3O+, इसका 1 इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, देखो आप लिख के देख लीजिए, आपको आएगा समझ में। ये सब इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। हाँ, अगर उन्होंने दे दिया कि भाई इलेक्ट्रोफाइल आइडेंटिफाई कीजिए करेक्ट जो है, तो अब ये भी दे देगा उन्होंने, ये 1 दे दिया और ये 3 दे दिया, तो ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। ये 3 दे दिया, ये दे दिया, ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं, ये दे दिया और सोडियम प्लस दे दिया, या पोटेशियम, जो भी मेटल, कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो सारे मेटेलिक आयंस नहीं होंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस लिख के जरूर देखना, तो मालूम चलेगा आपको, ठीक है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रोफिलिक पूरा, ये मतलब पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट अभी न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। न्यूट्रल
इलेक्ट्रोफाइल्स किसको बोलेंगे अभी? न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स। अब यहां पे याद रखना है कि जिसके सेंट्रल एटम के इनकम्प्लीट होना चाहिए। सेंट्रल एटम कैसा? इनकम्प्लीट। जैसे मैंने बोला कि PCl5, लेकिन ये कंप्लीट है, लेकिन इसके डी ऑर्बिटल है। तो पहले हम वो लेते हैं। देखो अब एक इसको हटा देता हूँ, इसके एक जरा कंडीशन थोड़ा मैं आपको क्लियर कर देता हूँ आपको जरा। यहाँ से देखिए जरा, इसको हटा दो क्या, मैं न्यूट्रल के ऊपर लिखता हूँ क्योंकि वो जरा उसको थोड़ा अच्छे से समझाना पड़ेगा मुझे, ठीक है ना। ये सब आपके नोट्स आ गए अभी आपके शॉर्ट में, शॉर्ट में नोट्स भी आते जा रहे हैं, हमको लिखते जा रहा हूँ मैं आपको। तो देखिए अभी यहाँ पर न्यूट्रल की बात करें, न्यूट्रल में मैं क्या करता हूँ, पहले मैं जो ले रहा हूँ सेंट्रल एटम का ऑक्टेट इनकम्प्लीट, तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, न्यूट्रल की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स की बात कर रहे हैं। देखो तो ऑक्टेट कैसा होना चाहिए? इनकम्प्लीट होना चाहिए, इनकम्प्लीट। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल लिखे हैं उसके, देखो BF3 लिखा है कि नहीं? अब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट देखो, BF3 लिख के देख लो आप, BF3 ये देख लीजिए, तो कितने इलेक्ट्रॉन इसमें? 2 2 4 2 6 ही इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऐसा आएंगे। ये आ गया एग्जाम्पल। फिर आएगा आपका ZnCl2 आ जाएगा आपका इसके अंदर, फिर FeCl3 आ जाएगा, AlCl3 आ जाएगा, एक्सेक्ट इस टाइप के कुछ आपके एग्जाम्पल ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट के है। तो ऑक्टेट कैसा इसका? इनकम्प्लीट है, तो ऐसा लिख सकते नहीं, तो इनकम्प्लीट ऑक्टेट सबसे अच्छा वर्ड, इनकम्प्लीट ऑक्टेट होना चाहिए। दूसरा देखो न्यूट्रल में कैसा होगा, उसमें डी ऑर्बिटल होना चाहिए, डी ऑर्बिटल, प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला एग्जांपल यहाँ पर PCl5 बोला मैंने, यहाँ PCl3 पे आ जाएगा, यहाँ PCl3 लिख सकते, लेकिन डी ऑर्बिटल है उसमें PCl3 में। इसमें देखो डी ऑर्बिटल है, P कैस डी ऑर्बिटल है, PCl3 भी ये भी डी ऑर्बिटल है, इसके अंदर ये भी होगा, ठीक है, न्यूट्रल में जिसका डी है, जैसे कि SnCl4 लिया, स्टेनिक एसिड, स्टेनस क्लोराइड, इस टाइप से ये सब आएंगे। और एक तीसरा जो रहेगा मल्टीपल बॉन्ड होगा उसके अंदर, देखो मल्टीपल बॉन्ड्स होना चाहिए। जैसे मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल, हमने बोला कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में आ जाता है, ठीक है ना। ये देखो ये एग्जांपल। फिर दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं पे सल्फर ट्राइऑक्साइड, तो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, हम इसको कैसे लिखते हैं? SO3 ऐसे लिखते हैं ना, SO3 इसका स्ट्रक्चर है, ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। देख लीजिए बनेगा कि नहीं, देख लीजिए। तो ये हो गया आपके इलेक्ट्रोफाइल्स। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफाइल्स के, हो गया ना क्लियर? थोड़ा सा पढ़ेंगे आपको आ जाएगा, कुछ कंफ्यूजन है तो आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। और बाद में इनके जो नोट्स है मैं किस में डाल दूंगा, देखो नोट्स में ऐड कर दूंगा, फिर आपको टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक, चैप्टर होने दीजिए, आज होगा या कल होगा, तो फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगा, तो फिर आप पढ़ लीजिए, फिर बाद में MCQ हो पढ़ लीजिए, पहले पढ़ के फिर हम करेंगे उसको, ठीक है ना। तो देखिए अब यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप है ना, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी उस टेलीग्राम ग्रुप की, तो लिंक आप वहाँ पर एकदम ज्वाइन हो जाएंगे, ज्वाइन हो जाइए, आपको बेनिफिट होने वाला है उसके अंदर, ठीक है ना। और जो भी MCQ आपको मैं प्रैक्टिस करूँगा उनकी PDF वहाँ डालते रहूँगा मैं, ठीक है ना। PDF फॉर्म मिल जाएगा आपको, ओके, पूरे नोट्स PDF फॉर्म मिलते जाएंगे आपको धीरे धीरे करके सारे, यहाँ पर भी है और PDF फॉर्म में भी आपके पास, ओके। चलिए अब आप देखते हैं यहाँ पर सेकेंड, अभी क्या देखना है, न्यूक्लियोफाइल्स देखते हैं अभी, न्यूक्लियोफाइल्स, ओके, न्यूक्लियोफाइल्स देखते हैं। अभी हार्डली मैं जानता हूँ कि अभी एक आध लेक्चर और लगेगा बस, फिर ये चैप्टर खत्म होने वाला है, एक लेक्चर और लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है ना, क्योंकि समझा रहा हूँ ना मैं, आराम समझा रहा हूँ उसलिए। और ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक चैप्टर है, आप सभी को आना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग, ठीक है, इसका मीनिंग होता है न्यूक्लियोफाइल्स या फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, क्या बोले इसको, न्यूक्लियोफिलिक ऐसा बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ठीक है ना। अब देखिए न्यूक्लियो मतलब होता है न्यूक्लियस और फिलिक मतलब लविंग, न्यूक्लियस लविंग, तो न्यूक्लियस के ऊपर अटैक करने वाली स्पीसीज, न्यूक्लियस पे अटैक करने वाली मतलब वो इलेक्ट्रॉन रिच होगी, ये प्लस पॉजिटिव होता है, डेफिशिएंट ये रिच, ठीक है ना। अब हम जो बोलेंगे कि E- मतलब कि इलेक्ट्रोफिलिक, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक मतलब न्यूक्लियस लविंग, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच रहेगी। ये कैसे इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, ये कैसे होना चाहिए आपका, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगी, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज,
ओके, ऐसा आपको याद रखना है। तो डेफिनेशन अब आपको आ गया कि दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, और इलेक्ट्रॉन रिच है तो ऑब्वियसली वो डोनेट करेगा, ठीक है ना, डेफिनेशन एक्सेप्ट करेगा, ये डोनेट करेगा। तो दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन एंड विच कैन डोनेट अदर सबस्ट्रेट, है कि नहीं, ऐसा हो जाएगा। तो डेफिनेशन हमने शॉर्ट में लिख लिया है। अब हम इसके पॉइंट्स देखते जाएंगे, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो दे आर रिप्रेजेंटेड बाय, देख लीजिए, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय NU माइनस, NU मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर होगा, NU माइनस, ठीक है ना। तो अब ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो दे आर लुईस बेसिस, देख लीजिए, लुईस बेसिस हो गया, ठीक है। अब ये कहाँ पे अटैक करेंगे, दे अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, दे अटैक ले देता हूँ सीधा, दे अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे अटैक करेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर पे करेगा, ठीक है कि नहीं, ओके, ये क्लियर। अब ये भी कितने, दो टाइप के होते हैं, तो दे आर ऑफ टू टाइप्स, उसके अंदर कैसा था, पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल और न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। तो न्यूट्रल में 3 कंडीशन दी थी मैंने वहां पर, ठीक है, यहां पर कोई ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है ना। देखो पहला हमने लिखा यहां पर क्या, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, NU मैं से लिख देता हूँ माइनस, नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल। तो इसके जो एग्जांपल्स होंगे नेगेटिव चार्ज होंगे सारे, से क्लोराइड, मैंने लिखा हाइड्राइड आयन, ये भी आ जाएगा, हाइड्राइड आयन, कार्बन आयन, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपका क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन, आ रहा है समझ आपको, साइनाइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, ये सब एक्सेट्रा, ये सब आपके न्यूक्लियोफाइल्स हो गए, सब नेगेटिव, इसमें कोई लिमिटेशन नहीं है। जैसे कि पॉजिटिव चार्ज में कैसा था कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है उसको नहीं लेना है पॉजिटिव चार्ज, जैसे कि अमोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, ठीक है, मेटल आयन्स जितने भी है सब, ठीक है। अब लेते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट लेते हैं यहाँ पर न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल्स में सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर होना चाहिए। जैसे मैंने बोला कि एग्जांपल देखो, मैंने अमोनी लिखा, तो अमोनिया में देखो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन, तो इसके पास लोन पेयर है। मैंने लिखा वाटर H2O, तो वाटर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, इसके पास देखो 2 लोन पेयर है। फिर मैं लिखा यहाँ पे प्राइमरी अमाइन RNH2, तो देखो इसके पास लोन पेयर है। फिर देखो हमने सेकेंडरी अमाइन लिखा R2N, दिख रहा है आपको, लोन पेयर ऐसा आना चाहिए, ठीक है। ईथर लिखा है मैंने ROR, ईथर, तो यहाँ पे देखो लोन पेयर है। मैंने लिखा एल्कोहल ROH, देखो ये आ गया, एक्सेट्रा, ये सारे इसके एग्जाम्पल। लोन पेयर, सेंट्रल एटम मतलब सेंट्रल एटम में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होना चाहिए, सेंट्रल एटम, साइड का नहीं, सेंट्रल एटम में होना चाहिए। देखो अभी अब मैं अमोनिया का लिख के दिखाऊंगी आपको, देखो अमोनिया ये लिखा, तो देखो सेंट्रल एटम है अमोनिया में, दिख रहा है सेंट्रल एटम, इसके पास लोन पेयर, देखो ये देखो लोन पेयर है। मैंने वाटर लिखा HOH, देखो सेंट्रल एटम, देखो ऑक्सीजन इसके पास है, आ रहा समझ में। एल्कोहल लिखा मैंने ROH, देखो इसके पास लोन पेयर, सेंट्रल एटम होना चाहिए, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, खत्म, क्लियर, इजी, देख लीजिए अब, ठीक है। चलो फटाफट देख लीजिए अभी क्या हो, आपको आ रहा है समझ में। चलिए देख लीजिए फटाफट। अब हम देखते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक, इलेक्ट्रॉन इफेक्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन देखते हैं अभी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए फटाफट ज़रा देखते हैं यहाँ पर अभी हम लोग। अब यहाँ पे देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट इन ऑर्गेनिक रिएक्शन, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, ठीक है। अब देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स, तो इसमें हम क्या करेंगे, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट सब लेने वाले हैं सारे, रेजोनेंस, ठीक है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन सब कवर करने वाले हैं इसके अंदर। तो जरा देखिए जरा इसके अंदर सबसे पहले मैं लेने जा रहा हूँ इंडक्टिव इफेक्ट। इसके अंदर इंडक्टिव इफेक्ट
बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट में आई इफेक्ट बोल लेते हैं इसको, आई इफेक्ट। क्लियर? देख लीजिए आई इफेक्ट। तो ठीक है ना, आ रहा है इंडक्टिव इफेक्ट, पढ़ा है आप लोगों ने। जैसे अब जब मैंने एग्जांपल लिखा CH3Cl, अब देखो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ठीक है। तो अभी कार्बन, तो अब इलेक्ट्रॉन ये क्या अगर खींचेगा तो इसको ऐसा होता है, देखो ये इंडक्टिव अंदर ऐसे बीच में डालते हैं एरो इसके अंदर, तो ये जो पॉइंट रहेगा पॉइंट टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसका जो टेल रहेगा वो लेस इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कार्बन से लेके क्लोरीन तरफ जा रहे हैं। इसमें आ जाएगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसमें आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, देख लीजिए। तो यहां पे सिंगल बॉन्ड का क्या हो गया, परमानेंट, ये परमानेंट इफेक्ट है। परमानेंट क्या हो गया आपका, पार्शियल चार्जेस क्रिएट हो गया इसके अंदर, परमानेंट, ठीक है ना। तो इसको हम बोलते हैं इट इज द, अब इंडक्टिव इफेक्ट डिफाइन करना, तो बोलना है कि द परमानेंट पोलराइजेशन, ठीक है ना, ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड या फिर सिंगल बॉन्ड, ठीक है ना। कोवैलेंट बॉन्ड बोलो या फिर सिंगल बॉन्ड बोलो या फिर क्या बोल सकते हैं सिग्मा बॉन्ड, ड्यू टू बॉन्डेड बिटवीन टू डिफरेंट आइटम्स, ऐसे याद रखना है, या फिर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन टू आइटम्स बोल सकते हैं आप उसको। तो डेफिनेशन बड़ी है, तो समझ लीजिए यहाँ पर द परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ, क्या बोल रहे हैं, द परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ, किसका कर रहे हैं हम लोग, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना, या सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड आइटम्स, ठीक है। आपको मैं इसका PDF प्रोवाइड करूंगा, मैं समझाता हूँ, मुझे अभी अच्छा टाइम और बचा सकता हूँ, मैं लिखने का टाइम बचा देता हूँ, समझा जाऊंगा। क्लियर हुआ ना। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट, इट इज परमानेंट इफेक्ट, ठीक है ना, आया ना परमानेंट इफेक्ट। तो अभी क्या करेगा, परमानेंट इफेक्ट क्लियर हो गया आपका ये। तो इट इज परमानेंट पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन बॉन्डेड आइटम्स, और ये परमानेंट इफेक्ट है, ये पार्शियल चार्जेस क्रिएट करता है, ये पॉइंट जरा ध्यान दीजिए। तो ये कैसा है, परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट हो गया, ये परमानेंट इफेक्ट हो गया है। और अब देखो फिर आपको याद रखना है यहाँ पर ये परमानेंट इफेक्ट हो गया। दूसरा आपको याद रखना है कि ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड में होगा, तो इट ऑकर इन, तो ऑकर्स इन सिंगल बॉन्ड, डबल ट्रिपल में नहीं होगा, ये सिंगल बॉन्ड में ही होगा, ठीक है। क्लियर है। और पार्शियल चार्जेस क्रिएट करता है, क्या करता है, पार्शियल चार्जेस क्रिएटेड, है ना, पार्शियल चार्जेस क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, चार्जेस क्रिएटेड, प्रोड्यूस कर रहा है पार्शियल चार्जेस। और क्या दिख समझ आ रहा है, अब इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कहाँ हो रहा है आपका, कार्बन टू क्लोरीन, मतलब कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पुल करता है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये जो इफेक्ट होता है ये लॉन्गेस्ट चेन में भी क्या होता है, ट्रांसमिट होता है। किसमें होता है, लॉन्गेस्ट चेन में भी ट्रांसमिट होता है, देख लीजिए। और 4 कार्बन के बाद ये इफेक्ट क्या होता है, वैनिश हो जाएगा आपका, ध्यान देना। तो जैसे मैंने अब एग्जांपल लिखा है यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH2Cl, तो इस पर आ गया पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो इस पर आ जाएगा डेल्टा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया, देखो 1, इसको 1 दे रहा हूँ, इसको प्लस डेल्टा 2 दे रहा हूँ, प्लस डेल्टा 3 दिया, इसको प्लस डेल्टा 4 दिया। अब देखो मान लीजिए, अब इसको एक मैं वैल्यू से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लीजिए इसमें पार्शियल, जो डेल्टा का मतलब क्या होता है, पार्शियल चार्जेस, क्या इसका मीनिंग होता है, पार्शियल चार्जेस होता है, पार्शियल चार्जेस, ओके। मतलब ये लेस देन 1, 1 से कम होता है, मतलब ये होता है 0.1 से लेकर 0.9 के बीच में वैल्यू होता है। सब चीज़ क्लियर कर रहा हूँ मैं। तो अब मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 0.9999 माइनस में लिखा है, माइनस चार्ज है ना। अब यहाँ पे लिखा मैंने प्लस 0.9999, नज़दीक है। अब देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्लस 0.19 कम कर दिया, 999 लिख दिया। अब यहाँ पे देखो प्लस 0.0099 लिख दिया, 19 कम कर दिया। यहाँ पे देखो 0.0009, 1 हो गया। अब इसके बाद लिखूंगा तो पूरा 0 हो जाएगा। 5वां कार्बन लिखा, सर मान लीजिए 5वां कार्बन लिखा मैंने, तो यहाँ पे लिखा CH3, तो अब इस पर क्या आएगा 0.0000 आ जाएगा। मतलब ये जो इफेक्ट है 4 कार्बन का वैनिश, दिखता ही नहीं इफेक्ट, ये याद रखना है। मतलब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये डिस्टेंस डिपेंडेंस, इसको सबसे अच्छा वर्ड है डिस्टेंस डिपेंडेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, डिस्टेंस डिपेंडेंस। डिपेंडेंस क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंस है,
डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गया? तो जैसे डिस्टेंस बढ़ा जाएंगे तो ये इफेक्ट धीरे धीरे कम हो जाएगा। और 4 कार्बन गैस वैनिश, याद रखना 4 का ये यूज नहीं होता, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्लियर हुआ अभी आपका? कोई कंफ्यूजन आ जाएगा आपको? आ जाएगा ना? कोई कंफ्यूजन देख लीजिए। अच्छा, अब हम जरा देखते हैं यहां पर। अब हाँ, अब ये क्या होता है, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है वही इसको थोड़ा सा अपनी तरफ खींचेगा। जैसे अब देखो मैंने यहां पर बनाया कार्बन और यहां पर ये क्लोरीन। अब ये इनका ऑक्टेट, इस कार्बन का ऑक्टेट है, ये क्लोरीन का है। तो देखो ये दोनों के बीच में बॉन्ड रहेगा, ठीक है ना, बॉन्ड दोनों के बीच में रहेगा ना, ये शेड पेयर। लेकिन क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये दोनों का एक कॉमन ऑक्टेट, यहाँ स्लाइडली ये शिफ्ट हो जाएगा, इस साइड इस तरफ शिफ्ट आएगा। लेकिन इस कॉमन ऑक्टेट को छोड़ेगा नहीं, ध्यान रखना है। कॉमन ऑक्टेट जो होता है ना, ऑक्टेट इसको छोड़ के डज नॉट लीव कॉमन, यहां लिख देता हूं डज नॉट लीव। एक मिनट, डज नॉट लीव कॉमन ऑक्टेट, इसको छोड़ के नहीं जाएगा, सिर्फ स्लाइटली शिफ्ट होगा। तो इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ये पॉइंट याद रखना है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है कि जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डज नॉट लीव द कॉमन ऑक्टेट बट स्लाइटली शिफ्टेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके टाइप्स। तो इंडक्टिव इफेक्ट 2 टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है ना? तो पहला हम देखते हैं यहाँ पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। तो पॉजिटिव, इसको प्लस शॉर्ट में लिख देते हैं, प्लस आई इफेक्ट सबसे अच्छा, काय को टेंशन लेना ज़्यादा, प्लस आई इफेक्ट ऐसे लिखते हैं इसको हमेशा। तो इसमें सारे अल्काइल ग्रुप्स आ जाएंगे इसके अंदर, अल्काइल ग्रुप्स। एग्जांपल हम क्या लिखेंगे तो क्या आ जाएंगे, अल्काइल ग्रुप्स। उसका ऑर्डर कैसा होगा देखो, टर्शरी अल्काइल पहले होगा, तो इसका ऑर्डर ऐसे बनाते हैं, टर्शरी फिर सेकेंडरी फिर प्राइमरी। अब मैं एग्जाम लिख के दिखाऊंगा इसका एग्जाम्पल कैसे होगा। अभी टर्शरी में हम एग्जाम लिख सकते हैं CH3, देखो CH3, ये देख लीजिए CH3, देखो टर्शरी ब्यूटाइल। उसके बाद फिर लिखेंगे CH3 CH3, ये आइसोप्रोपाइल। फिर हमने यहाँ पे लिखा CH3 CH2 इथाइल, फिर लिखा मैंने यहाँ पे मिथाइल, ऐसा मिथाइल तक जाएगा, मतलब ये प्राइमरी मतलब मिथाइल तक लेंगे इसको हम लोग, ऐसा लिख दिया तो चलेगा। तो जितना ज़्यादा अगर आपके अल्काइल ग्रुप होगा, देखो कि देखो ना, ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा, ये डोनेट करेगा। और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव इंडक्टिव मतलब तो है ये डोनेट करते हैं, डोनेट इलेक्ट्रॉन लिख देता हूँ, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना, डोनेट इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ठीक है ना, या फिर ऐसे लिख सकते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर, सबसे अच्छा वर्ड है इलेक्ट्रॉन डोनर। इलेक्ट्रॉन डोनर करते हैं, डोनेट कर रहे हैं, उसको बोलते हैं पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव में अट्रैक्ट करेगा। ये देखो, ये याद रहेगा आपके सिलेबस, इतना ही करना है, सिर्फ अल्काइल ग्रुप ही करना है, ऑर्डर भी बता दिया मैंने उसका। ठीक है, उसके बाद फिर नेगेटिव की बात करते हैं। अगर हम लोग नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट अगर लेते हैं यहाँ पर नेगेटिव, ठीक है, अब हम यहाँ पर नेगेटिव ले लेते हैं, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट मतलब ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। ये क्या था, इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, ये खींच लेता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये। और पॉजिटिव जो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप बोल देंगे सबसे अच्छा है, या विड्रॉइंग ग्रुप भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोल सकते हैं। ओके, तो अब इसमें इस कैटेगरी के जो एग्जाम्पल सही है कौन से होने चाहिए अब जो खींचेंगे, तो हम लिखते हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहेगा नाइट्रो ग्रुप, बहुत फास्ट खींचता है। नाइट्रो ग्रुप सुना होगा आपने, नाइट्रो ग्रुप। ठीक है, साइनो ग्रुप, ये देखो साइनो ग्रुप। ठीक है ना, एल्कोऑक्सी ग्रुप, अराइल ऑक्सी ग्रुप, देखो ऐसा नाम सुने, कार्बो ऑक्सी ग्रुप सुने आपने, ये सब सारे नाम। ईस्टर ग्रुप, ये आपके सिलेबस के लिख रहा हूँ सारे, आप चाहो तो इसमें लिख सकते हैं अल्डिहाइड ग्रुप, कीटोनिक ग्रुप, ये सब लिख सकते हो आप, सल्फोनिक एसिड ग्रुप, ऐसे सारे एक्सेट्रा। ये सब क्या, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने वाले ग्रुप से सारे। ठीक है ना, ये अराइल ऑक्सी है, ये अल्काइल ऑक्सी ग्रुप है, ये अराइल ऑक्सी है, अल्काइल ऑक्सी, अराइल ऑक्सी बोलते हैं इसको, अराइल ऑक्सी ग्रुप। ठीक है ना, दिख रहा है कि नहीं, अराइल ऑक्सी, इसको बोलते हैं अल्काइल ऑक्सी, अल्काइल ऑक्सी। ठीक है ना, मिथॉक्सी, इथॉक्सी, प्रोपॉक्सी, यहाँ पे फिनॉक्सी होगा एग्जाम्पल, बाकी कुछ नहीं, बाकी सब सारे एग्जाम्पल। हाँ, आर चेंज होगा, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, बस हो गया। देख लीजिए, क्लियर आ जाएगा।
कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? चलो ठीक है, हो गया। तो यहां पर आपका ये हो गया आपका इंडक्टिव इफेक्ट पूरा। अब हम यहां पे लेने जा रहे हैं रेजोनेंस। अब रेजोनेंस, रेजोनेंस जानते हैं कि आप लोग क्या होता है? रेजोनेंस, रेजोनेंस क्या होगा? रेजोनेंस अब देखना, मतलब कि इसको हम एक सिंपल और सादे शब्दों में बोलेंगे तो बोलेंगे कि द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। वो किसमें होगा? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर इन पैरेलल, क्या होता है? पी ऑर्बिटल में जाता है ये, उसको बोलते हैं रेजोनेंस। तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग? द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। हम लोग क्या बोल रहे हैं इसकी डेफिनेशन? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसमें आएगा? इन पैरेलल पी ऑर्बिटल्स, ठीक है ना, इज कॉल्ड रेजोनेंस। ठीक है, बन जाएगा। तो अभी देखो, इसके लिए आपको जो मॉलिक्यूल है वो कॉन्जुगेशन होना जरूरी है। अगर कॉन्जुगेशन नहीं होगा तो वो रेजोनेंस शो नहीं करता है, ठीक है ना। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेशन समझते हैं? ये डेफिनेशन समझ आ गई आपको? द डीलोकलाइजेशन ऑफ, क्या बोला मैंने? द डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, या लोन पेयर लिख दो, लोन पेयर इन पैरेलल पी ऑर्बिटल आ जाएगा क्या? इन पैरेलल पी ऑर्बिटल, उसको हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस। इजी है। अब देखिए यहां पर इसमें वो कॉन्जुगेशन होना जरूरी है, है ना। रेजोनेंस के लिए कॉन्जुगेशन सिस्टम, कॉन्जुगेशन सिस्टम आपको आना चाहिए। ये समझते हैं कॉन्जुगेशन सिस्टम्स क्या होता है? देखो मैं लिखते जा रहा हूं। पहला देखो, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये कॉन्जुगेशन है। फिर मैं दूसरा लिख रहा हूं यहां पर, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, प्लस, ऐसा होगा, डबल सिंगल प्लस। फिर लिखता हूं थर्ड, डबल सिंगल, ये ऑड इलेक्ट, मतलब कि फ्री रेडिकल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फ्री, डॉट है तो मतलब फ्री, फ्री रेडिकल। डॉट जब आता है तो फ्री रेडिकल याद रखना है, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देख लीजिए, डबल सिंगल, यहाँ पे लोन पेयर, लोन पेयर भी होगा, लोन पेयर, ठीक है। और क्या हो सकता है? हाँ, फिर देख लीजिए, डबल सिंगल माइनस चार्ज भी हो सकता है। ये कॉमन जो है वो लिख लिया मैंने, जो कॉमन जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। और 6 भी एक होता है एक्स्ट्रा, लेकिन ये आपके सिलेबस में नहीं आएगा। डबल सिंगल, और क्या होता है? वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल, ये थोड़ा हाई लेवल में चले जाता है। ऐसे टोटल 6 हो सकते हैं बस आपके, क्या? कॉन्जुगेशन सिस्टम। जिसमें कॉन्जुगेशन सिस्टम होगा उसी में ही रेजोनेंस पॉसिबल है। अब हम करके देखते हैं 1-2 एग्जाम्पल्स के, ठीक है ना। मैं रेजोनेंस करके छोड़ देता हूं, फिर रेजोनेंस इफेक्ट जो होगा वो नेक्स्ट लेक्चर में अपन कवर कर सकते हैं उसको। देख लीजिए, ये क्लियर है क्या? अभी देख लीजिए। अब मैं आपको बताता हूं रेजोनेंस कैसे होगा। अब उसके कुछ एग्जांपल ले रहा हूं मैं। तो ये सर जितना आपको मैंने कॉन्जुगेशन सिस्टम बताया ना, ये याद रखिए आप। कॉन्जुगेशन सिस्टम होगा तभी उस पर रेजोनेंस पॉसिबल, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। जैसे देखो, आपने सबसे इजी एग्जाम्पल लेता हूं, बेंजीन का सभी स्टूडेंट ने किया होगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मैंने डबल सिंगल, डबल सिंगल, देखो इसमें देखो बेस्ट कॉन्जुगेशन, देखो डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, देखो। तो अब इसका रेजोनेंस कैसे कर सकते हैं? अब देखो, अब यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा आपका? देखो अब यहाँ पर ये देख लीजिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं? इधर देखो डबल हो गया, इधर डबल हो गया, इधर डबल हो गया, फिर रिटर्न, ये रिटर्न हो जाएगा, ये देखो रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। तो आपका फिर से फर्स्ट से सेकंड और सेकंड से फर्स्ट ऐसा बनने वाला है, देखो। और इनका फिर रेजोनेंस बना था, मतलब दोनों के स्ट्रक्चर्स में देखते हैं रेजोनेंस। देखो अब यहाँ पर इसमें रेजोनेंस में क्या होता है? जहाँ जहाँ आपका जो पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज हो वहाँ पे डॉटेड लाइन, तो आपका देखो यहाँ देखो, यहाँ डॉटेड आएगा, यहाँ डॉटेड, पूरा रिंग आने वाला डॉटेड, देखो पूरा जगह वो डीलोकलाइज हो गया। तो देखो यहाँ डॉटेड, जहाँ जहाँ डीलोकलाइज होगा वहाँ डॉटेड रिंग, ऐसा। तो इन दोनों को बोलते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं इनको? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं इनको हम लोग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। और इसको बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं इसको, रेजोनेंस हाइब्रिड। देख लीजिए, अरे समझ ऐसा। अब जैसे अब ये हो गया आपका फर्स्ट एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल जो हम जो यूज़ करने वाले ना, जो अपने 12th में 11th वो यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पर। तो मैं लेगा कार्बोक्सिलेन, RC डबल बॉन्ड O, ऐसा आपने सुना होगा, देखो नेगेटिव चार्ज होता है इस पर। देख लीजिए अब क्या होगा? नेगेटिव मतलब यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर है, देख लीजिए। हाँ, ध्यान से देखना जरा।
तो अब देखो ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ गया, ठीक है, तो अब देखो क्या होने वाला आपका, इधर आएगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा फिर ऐसा, तो देखो ऐसा बनेगा यहाँ पर आर सी, यहाँ पे हो जाएगा सिंगल बॉन्ड ओ, यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन पे हो गए नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ओ, यहाँ पे 4, ये देख लीजिए। हाँ, और एक बात बस याद रखना है कि रेजोनेंस में सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन या फिर लोन पेयर, पाई बॉन्ड जो होता है वो होता है डीलोकलाइज, नहीं तो फिर लोन पेयर होता है। लेकिन जो एटम्स है उनकी पोजीशन हर स्ट्रक्चर में सेम होगी, हर स्ट्रक्चर से, फिर से बोल रहा हूं मैं, यहाँ पे रेजोनेंस में क्या होगा, सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होगा, लेकिन हर एक स्ट्रक्चर में उनका जो एटम्स की जो पोजीशन है, मॉलिक्यूल या एटम की पोजीशन सेम होती है, ये ध्यान रखना। देखो ना एटम सेम हिल रहे, क्या एटम जगह पर ही है, सिर्फ क्या आपका डीलोकलाइज क्या करे, पाई या फिर लोन पेयर डीलोकलाइज कर रहे हैं। अब इसका रेजोनेंस ड्रॉ कर लीजिए, रेजोनेंस आपको आना चाहिए, देखो आर सी, ये देख लीजिए। अब मैं इसको कैसे बनाऊंगा, देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे डीलोकलाइज है, यहाँ पे दो ही जगह हुआ, तो देखो जहाँ हुआ वहाँ डॉटेड लाइन, यहाँ पे हुआ डीलोकलाइज, इधर हुआ, और नेगेटिव चार्ज देखो यहाँ माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस, तो हम ऐसा दोनों को बराबर करते हैं, हाफ और हाफ ऐसा करते हैं, ऐसा लिखिए, या फिर देखो ऐसा लिखना पड़ेगा, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं, बाहर दोनों का ऐसा लिख सकते हैं यहाँ, लेकिन लिखना कैसे पड़ता है मालूम है क्या, दोनों पे, इसलिए यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव ऐसे डालना ही पड़ता है, ऐसा रहता है 100% पार्शियल नेगेटिव पार्शियल, क्योंकि यहाँ भी आ रहा है नेगेटिव, यहाँ भी नेगेटिव, उसको पार्शियल डेल्टा फॉर्म में डालना पड़ता है, ध्यान रखना है। प्लस होता है तो डेल्टा प्लस लिखते हैं, ध्यान रहेगा कि नहीं आपको ऐसा, ये देख लीजिए। कुछ समझ में आ रहा है आपको? यस, कोई कंफ्यूजन? ठीक है, और एक आध कोई एग्जाम्पल बना के देखना पड़ेगा, है ना, तब आके समझ में आएगा वो क्या हो रहा है। अब देखिए मैंने अब यहाँ पे थर्ड एग्जाम्पल लिया, मैंने यहाँ पे लिखा CH2, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो यहाँ पे डालता प्लस, देखो डबल सिंगल प्लस है कि नहीं, कॉन्जुगेशन लिखा था मैंने अभी, देखो डबल सिंगल प्लस। अब इसको हम रेजोनेंस कैसे करेंगे, देखो अभी ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर आ जाएगा, ऐसा होगा, है ना, तो अभी आपका क्या हो जाएगा, इधर नीचे लिखता हूँ CH, यहाँ डबल बॉन्ड सिंगल से डबल हो गया, फिर CH CH2, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस चार्ज आ जाएगा, और इनका रेजोनेंस ड्रॉ करना है तो कर सकते हैं, CH2 CH2, देखो यहाँ पे डॉटेड लाइन लाएंगे, यहाँ पे डॉटेड लाइन, और इधर पार्शियल पॉजिटिव, इधर पार्शियल पॉजिटिव, ये होगा रेजोनेंस हाइब्रिड। तो उसको रेजोनेंस हाइब्रिड RH लिख देता हूँ, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर को लिखता हूँ RS लिख सकते हैं। देखो आया समझ में, इस टाइप से आपको ये करना पड़ेगा, देख लीजिए आ रहा है समझ में। तो ये रेजोनेंस, ऐसा रेजोनेंस सीख लीजिए, बहुत काम का है रहता है रेजोनेंस, ठीक है ना, हो गया क्लियर। अच्छा और कोई बना के देख लेते हैं एक आधा और, तो आपका रेजोनेंस का थोड़ा कंसेप्ट, तो वो जो मैंने कॉन्जुगेशन सिस्टम बताया ना वो याद रखना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन कर रहे हैं या फिर लोन पेयर का कर रहे हैं, वो भी किस में करते हैं, पैरेलल जो रहता है ना सामने ऑर्बिटल, उसमें वो डीलोकलाइज होता है, उसके अंदर वो एंटर करता है, पी ऑर्बिटल बोलते हैं इसको, पाई या फिर लोन पेयर, वो पी ऑर्बिटल, पैरेलल पी ऑर्बिटल में ओवरलैप करेगा, ओके वही हो रहा है। जैसे और एक एग्जांपल देख लेते हैं, अब आपको बना के दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे लिया CH2, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड करता हूँ, फिर CH सिंगल बॉन्ड CH2, देखो नेगेटिव चार्ज डाला मैंने अब इसके अंदर, अब आपको समझ आएगा कैसे होने वाला है, देखो रेजोनेंस। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तब ये इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर चले जाएगा, तो अब देखो क्या होता है, यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव चार्ज आएगा, यहाँ पे हो जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, और दोनों का रेजोनेंस में नीचे ड्रॉ कर सकता हूँ, देखो CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज, यहाँ पे डीलोकलाइज, यहाँ पर क्या चार्ज आ रहा है, देखो इधर, देखो इधर पार्शियल नेगेटिव और इधर पार्शियल नेगेटिव, ऐसा देखो यहाँ पे नेगेटिव है इसको पार्शियल लगे, यहाँ पे नेगेटिव है मैंने पार्शियल, इन चार्जों को नेगेटिव, ऐसा तो बराबर रहता है, मतलब जो चार्जेस होते हैं वो आपके इक्वल होने चाहिए हर स्ट्रक्चर, उसको ये आपको रेजोनेंस हाइब्रिड बता रहा है ऐसा। और ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगे दोनों, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर है और ये सेकंड स्ट्रक्चर, दोनों की प्रॉपर्टी यहाँ दिख रही है, बनेगा कि नहीं देख लीजिए। आपको कंफ्यूजन तो अभी थोड़ा और रह गया है, तो इसका नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये चैप्टर फिनिश होने वाला है अभी आपका, लेकिन समझ लीजिए भाई बहुत काम किया, क्योंकि अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट बचा है, हाइपर कॉन्जुगेशन बचा हुआ है आपका,
ठीक है कि नहीं, मेन मेन कंसेप्ट अभी और बचे। रेजोनेंस इफेक्ट बचा, इसके बाद में रेजोनेंस इफेक्ट लेने वाला हूँ मैं, समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये क्लियर हुआ आपका, देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आप देखो। तो अब बस एक लेक्चर और लगेगा, आपका ये चैप्टर फिनिश होने वाला है आप लोगों का। उसके बाद फिर मैं इसके एमसीक्यूज लूँगा, ठीक है ना। एमसीक्यूज में कम टू में लेने वाला हूँ पूरा, तो एक एक क्वेश्चन आएंगे उसमें डिस्कस करें। और सबकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में, मेरा नाम याद है ना उसके अंदर, ऐसे तो लिंक रहेगी लेकिन फिर नाम याद रखिए, शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स, इसी चैनल के नाम से बनाया हो। 2 ग्रुप है उसके अंदर, जो इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे रहेंगे ना, अब लिंक को क्लिक करो पहुंच जाओगे, बात खत्म हो गई, लिंक से पहुंच जाओगे। और जो भी बच्चे आप अपने देखो, फिर अभी मैं कल का वीडियो देखा, उसके अंदर कोई ज़्यादा व्यूज़ नहीं है। मैं आपसे यही कह रहा हूँ, आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा बताइए, और क्या करें, जितना ज़्यादा व्यूज़ आएंगे तो हमको उतनी अच्छी एनर्जी मिलेगी काम करने में, फिर मन लगता है बहुत, ठीक है कि नहीं। काम अगर आप हमसे अगर आप काम चाहते हैं तो आप अपने इसके सब्सक्राइबर बढ़ाइए आप लोग, और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा बताइए, तो अपने बढ़ जाएगा सब्सक्राइब। उसको एक बार वीडियो देखो, लगा मेरे को अच्छा लगा, आपको अच्छा लगा है तो आप उनको ज़रूर बताइए, तो वो भी देखेगा, ये करेगा, और आपको देखना बहुत बेनिफिट मिलने वाला है इसका। अभी एमसीक्यूज लेने वाला हूँ फिर बाद में क्वेश्चंस आपका डिस्कशन चलेंगे, बाद में सबको ट्रिक समझाऊंगा बाद में, ऐसे चलते रहेगा धीरे धीरे। अभी टाइम भी बहुत है। अच्छा, कल किस में मैंने बताया दिया था कि वो पॉसिबल बताया था कि भाई आपका 3 महीने करेंगे, पॉसिबल बताया मैंने, क्योंकि अभी उन्होंने डेट बढ़ा दी तो शायद वो आगे पीछे हो जाए, उसके लिए मैंने उसके कल का जो डेट बताया ना, कल के वीडियो में, वो पॉसिबल बताया कि जनरली ऐसा जो होता है ना कि नीट के बाद एग्जाम होता है अपना, लेकिन इस बार क्या होगा, डेट पहले उन्होंने डिक्लेयर कर दी है, मालूम है ना आपको, 2 शिफ्ट में कर दिया उन्होंने डिक्लेयर। तो लेकिन अब क्या होगा, वो जून में डेट की ना, तो अभी उन्होंने डेट बढ़ा दी, अब देखो शायद कुछ चेंज करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। उसलिए मैं आपको कल वो पॉसिबल बताया था, कल वो कन्फ्यूज होंगे, सर ने डेट तो आ चुकी है, सर कैसे बोल रहे हैं, इसलिए बताया कि वो अभी ऐसा होता है हर साल, वैसा बता रहा हूँ कि नीट के बाद होता है जनरली अपना। इस बार पहले नीट की डेट आने से पहले अपनी डेट आ गई ना, फिर अभी उन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन फॉर्म की डेट बढ़ा दी है कि नहीं, डेट बढ़ा दी है एप्लीकेशन फॉर्म की, तो फिर ऑब्वियसली अभी कुछ टाइम टेबल शायद कुछ चेंज करना चाहिए उनको, ऐसा मुझे लगा, उसलिए मैं आपको बताया मैंने, ठीक है ना। ठीक है, फिर आप लोग क्या इतना पढ़ते रहो, आपका काम हो जाएगा। चलिए बेटा, फिर बाय। आप लोग स्टडी बहुत अच्छा करा के लूँगा आपसे, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। चले बेटा, बाय, पढ़ते रहिए।